दोस्तों प्रणाम। दोस्तों, एल्कोहलिक मॉनिटर डिडीहाट उत्तराखंड के दूसरे भाग में आप लोगों ने देखा कि बरम बचूड़ी में 22/6/2012 को इस गुलदार के द्वारा जो घटना की गई और उसके बाद अब यह गुलदार, क्योंकि ये वाला एरिया बहुत एक प्रकार से सतर्क हो गया था, जो थल के ऊपर वाले गांव थे उनमें अब एक डर का माहौल उत्पन्न हो गया था। वन विभाग द्वारा वहां पिंजरा भी लगा दिया गया था और रात को वन विभाग के कर्मचारी भी उधर गश्त कर रहे थे। इसलिए जो कोई पिए हुए का था या जो लोग लेट नाइट तक घर पहुंचते थे, उनकी आदतों में सुधार आ चुका था। लोग अब शाम होते ही उससे पहले ही घर पहुंच जाते और इस गुलदार का भय इस तरह अब फैल गया था उस क्षेत्र में कि लोग शाम को और सुबह 7 बजे तक कम से कम गांव से दूर नहीं निकलते थे। दोस्तों, अब इस गुलदार ने भी अपनी रणनीति चेंज कर ली, क्योंकि उसके मालूम हो गया था कि इस एरिया में अब लोग बहुत सतर्क चल रहे हैं। अतः अब वह नई क्षेत्र की ओर, जहाँ लोगों में उसका भय न हो, लोग अपनी पुरानी जो आदतें हैं, जो दिनचर्या है, उसके हिसाब से चले। और इसलिए इस लेपर्ड ने अब थल थल से जो रोड मुनस्यारी की ओर जाती है, उस पर लगभग 7-8 किलोमीटर चलने के बाद एक रोड जो उससे अलग कटती है तुरगोली के लिए। यानी हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जो रोड थल से डीडीहाट के लिए जा रही है, वो रोड और जो रोड थल से मुनस्यारी के लिए जा रही है, इसके जो बीच वाला एरिया था, यानी जब हम थल से डीडीहाट को निकलते हैं तो सांता या उससे नीचे वाले पोर्शन से घनघोर जंगल लग जाते हैं और ठीक इसके सामने वाले जो पोर्शन है, उस पोर्शन को इस गुलदार ने अब चिन्हित किया था। हो सकता है ये एरिया भी इस गुलदार का पहले अपना क्षेत्र रहा हो और अक्सर देखा गया था कि ये अक्टूबर से लेकर और लगभग फरवरी मार्च तक इस पोर्शन पे रह रहा था। यानी ये चीड़ का जंगल था और चीड़ के जंगलों में बांस के जंगलों के अपेक्षा अधिक गर्म होता है। और जो इधर वाला जो पोर्शन था, यानी थल के ऊपर वाला जो पोर्शन था और जो ज़्यादा हाइट पे चले जाता था, यानी सांता हुआ, शालबे हुआ या ये भौड़गांव हुआ, ये पोर्शन बर्फ यहाँ गिरती है और ये ज़्यादा हाइट पे थे। तो ऐसी संभावना थी कि ये गुलदार जाड़ों में इस पोर्शन को यूज करता होगा, इस पोर्शन ये वाला क्षेत्र भी इसी का रहा होगा। पहली घटना को बीते हुए लगभग 4 माह का समय पूरा हो गया था और जहाँ पहले से गुलदार सक्रिय था, वहाँ भी लोग लगभग लगभग अपने पुराने आदतों पे आ चुके थे। पहले वाली घटनाओं से ये गुलदार उस जंगल की ओर चलता चलता लगभग, यदि हम ब्रह्म बचूड़ी है जहाँ इसने पहले घटना की थी, वहाँ से यदि हम इस जगह की तुरगोली की दूरी लगाएं तो लगभग 35 किलोमीटर से ऊपर की दूरी है। तुरगोली एक के ऊपर जो जंगल हैं वो सारे चीड़ के हैं। इन चीड़ के जंगलों के बीच से एक सड़क जो आगे को निकलती है, उसी के नीचे तुरगोली गांव बसा हुआ है। तुरगोली गांव के अलग अलग टोक हैं, जो जैसे जो धारें आ रही हैं, उन धारों के इस साइड फिर बीच में धार है, फिर उसके
दूसरी साइड आप लगा लो, एक धार से दूसरी धार के बीच की दूरी लगभग, धार यानी एक गांव एक धार के इधर, एक गांव इस धार के इधर बसा हुआ है, तो दोनों गांवों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर से ज्यादा है। परंतु ये सारे तुरगुली में आते हैं। 4 माह बाद यानी 22 तारीख, ये 22 तारीख लगभग इस गुलदार ने बहुत दफे इसको रिपीट किया है। अब ये 22 तारीख अक्टूबर की थी, वो 22 तारीख जून थी जब ये बरम बचूड़ी में घटना करके आया था। अब ये 22 तारीख अक्टूबर की थी जब ये तुरगुली पहुंचा था। दुर्गुली में भरत का एक परिवार रहता था। उसके बीवी बच्चे, जैसे सारा होता है पहाड़ में, या इससे पहले की जैसे मैं स्टोरी में बता चुका हूँ, उसी प्रकार वे पहाड़ का जीवन यापन कर रहे थे। इस क्षेत्र में अभी तक किसी भी गुलदार का भाई नहीं था। जो भाई था वो लगभग 35 किलोमीटर पहाड़ के हवाई मार्ग का तो बहुत बड़ा एरिया आता है। इसमें कितने नाले होंगे, कितने रिजे होंगी, और उसके बाद यदि हम इसको चले तो हमको 50-60 किलोमीटर तक ये ऐसा महसूस होता है। यदि हम रोडों से आएंगे तो हमें बहुत दूर तक के ले जाएगा। रोडें बहुत फैल के जाती है, और मैं जंगल के रास्ते की बात कर रहा हूँ कि जंगल के रास्ते से लगभग 35 किलोमीटर दूर होगा। उस दिन भरत थल बाजार गया था। थल बाजार से सामान हमान लेने के बाद, और फिर वही जो पहाड़ में होता है कि कुछ न कुछ के साथ शाम के लिए अपना जुगाड़ वो लोग रख ही लेते हैं, और ये भी वहाँ से अपना सामान लेके गाड़ी में बैठकर जहाँ पे तुरगुली के लिए जो रूट जाती थी वहाँ तक पहुँच गया। खुदा ना खास्ता उस दिन उस रूट पे इसे कोई टैक्सी नहीं मिली। यानी जो हमारे पास पहाड़ों में टाटा सुमो ये लोग लोकल सवारियों को ले जाते हैं, तो उस दिन ये इस रूट पे कोई भी सवारी नहीं थी। अब शाम होने वाली थी और इसके पास एक टास्क था अपने गांव तक पहुंचना, परंतु भाई न होने के कारण ये पैदल ही चल दिया। पैदल चलते चलते आप लगा लो, जिस रूट मेन रूट से जो नई रूट चल रही थी उस पे पुराने जमाने का पैदल मार्ग था, अतः इसने पैदल मार्ग को चिन्हित किया और ये अपने पैदल मार्ग से उसको चलने लगा। गाड़ी से लगभग ये 8 या 10 किलोमीटर दूर है, और पैदल मार्ग से लगभग 2-3 मील के लगभग ये दूरी आती है। चलते चलते इसे शाम हो गई थी। शाम क्या हो गया, अंधेरा हो गया था, और उसे ये मालूम नहीं था कि ये चलती फिरती मौत आज 4 महीने बाद तुरगुली पहुंच चुकी है। इस गुलदार का पहले भी तुरगुली में रहने का कोई प्लेस होगा, इसीलिए बहुत दिनों से इस पोर्शन पे गश्त भी कर रहा होगा या अब पहुंचा होगा। और शाम होते ही जिस प्रकार इसने और लोगों का शिकार किया, ठीक उसी प्रकार इसने भरत का भी उस दिन शिकार कर दिया। खाने का पैटर्न वही था, हर चीज़ एक ही जैसी थी, और जब घर वालों को इसको सूचना मिली तो वही फिर राजस्व विभाग को, वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग और लोग भी जो थे वो बड़े अजमस में थे कि ये गुलदार तो कहाँ थल के ऊपर ही भाग पे काम कर रहा था, क्या ये गुलदार यहाँ पहुंच चुका है या यहाँ कोई नया गुलदार आदमखोर हो चुका है। परंतु इसके खाने के पैटर्न को इसको किसी ने देखा नहीं या इसको नजरअंदाज कर दिया गया। तुरंत यहाँ पे वन विभाग द्वारा एक पिंजरा जो था वो डाल दिया गया, और सबका पोस्टमार्टम करके उसे जला दिया गया। दोस्तों, वन विभाग को आशा थी कि शायद ये कोई नया गुलदार है, अतः इसकी कार्रवाई करके वाइल्ड लाइफ चीफ को इसको आदमखोर घोषित करने के लिए भेज दिया गया। पहले भी जो बरम बचूड़ी के बाद वन विभाग ने जो कार्रवाइयाँ की थी उसके हिसाब से इसको आदमखोर तो घोषित कर दिया गया था, परंतु 4 महीने चुप रहने के बाद, क्योंकि परमिट केवल 1 माह का होता है, इसलिए किसी शिकारी बुलाने की आवश्यकता ही नहीं हुई,
और जो गुलदार था उस गुलदार ने अपनी जो एक रणनीति के हिसाब से वो 4 महीने बंद हो गया, अतः वो बात आई और गई होगी। अब यहाँ कार्रवाई स्टार्ट हो गई और यहाँ इस गुलदार को आदमखोर घोषित करने के लिए भी कार्रवाइयाँ की जाने लगी। पिंजरे पे लगातार वेट बंधवाने लगे, 2 फॉरेस्ट वालों की यहाँ ड्यूटी लग गई। अब ये था कि पिथौरागढ़ के डीडी हाट पे 2 आदमखोर सक्रिय हो गए हैं और वन विभाग भी ये सोच बैठा था कि शायद ये कोई दूसरा आदमखोर सक्रिय हो गया है। अतः अब ऐसा लग रहा था कि पिथौरागढ़ के डीडी हाट इस एरिया पे 2 आदमखोर सक्रिय हो गए हैं। एक आदमखोर जो थल के ऊपर काम कर रहा है और एक आदमखोर जो अब थल के दूसरी साइड, थल के दूसरी साइड तो नहीं कहेंगे परंतु हुआ आप लगा लो सांता या उसके ठीक दूसरी साइड जो रोड मुंशियारी जा रही है उसके बगल वाले गांव पे सक्रिय हो गया है। दोस्तों, पिंजरा लगने के बाद डेली अब रोटेशन होने लगा। यदि मैं इन दोनों जगहों को यदि उस समय सोचूं तो मैं ये लगा रहा था कि यदि ये लोग उस समय शिकारियों को बुलाते तो इनके पास कम से कम 3 दल शिकारी दल होने चाहिए थे। एक तुरगोली वाले पे काम करता, एक जो था वो ब्रह्म बचूड़ी वाले पे काम करता और एक उससे आगे जो घटनाक्रम होने वाला है वहाँ काम करता। यानी बहुत फैला हुआ क्षेत्र था और ऊपर बांज के जंगल, इधर चीड़ का जंगल। दोस्तों, इसके बाद धीरे धीरे टाइम निकलता गया और गुलदार पिंजरे पे नहीं आया। किसी को ये पता नहीं था कि इस गुलदार की नई रणनीति क्या होगी। लोग तो ये समझ बैठे थे कि शायद तुरगोली वाला जो गुलदार है वो नया है, इसलिए वो जल्दी पिंजरे पे फंस जाएगा। दोस्तों, इस गुलदार की अगली रणनीति और ज्यादा खतरनाक थी। जब उसने ये सोचा कि इस तुरगोली वाले एरिया पे ज्यादा मूवमेंट होने लगा है और लोग इस पे ज़्यादा लाइटें रात को बल दी हैं, लोगों का मूवमेंट ज़्यादा है और लोग जो हैं वो डरे हुए भी हैं। अतः इसने इस एरिया को छोड़ने का उसने मन बनाया और वो यहाँ से चल दिया। और दोस्तों, बड़ी चौंकाने वाली बात ये थी कि 1 माह 2 दिन बाद यानी 24/11/2012 को ये गुलदार वहां से चल के जो ब्रह्म बचूड़ी से भी ज्यादा दूर, 96 से भी ज्यादा दूर ऊपर अटल गांव पहुंच गया। अटल गांव रोड से बहुत दूर पैदल बांज के जंगलों से घिरा हुआ 2-4 परिवारों का एक छोटा सा गांव है। इस गांव को पहुंचने के लिए सड़क से लगभग 5-6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था और इस गांव का राजू भी उस दिन दिहाड़ी मजदूरी करके शाम को अपने घर पहुंच रहा था। थोड़ा पिए हुए में था। धीरे धीरे चलते चलते, क्योंकि इस साइट को, क्योंकि अभी तक ये केवल बरम बचूड़ी तक ही पहुंचा था, इसका उधर वाला एरिया थोड़ा शांत था। उस साइड पे अभी तक गुलदार ने कोई आक्रमण नहीं किया था। आप ये लगा लो, थल से मुआनी 10 किलोमीटर गाड़ी की रूट है और उसके ऊपर वाला पोर्शन इसका सारा अपना क्षेत्र था, परंतु ये दूर जंगल वाला एरिया था जहां अभी तक कोई भी मूवमेंट इस प्रकार का गुलदार का नहीं हुआ था। जब राजू घर के नजदीक पहुंचा तो इस गुलदार ने पूर्व की भांति जिस प्रकार ये औरों को इससे पहले किल कर चुका था, ठीक उसी प्रकार घर के नजदीक पहुंचने से पहले ही इसने इसको मार दिया। खाने का पैटर्न फिर वही, आते साफ कर दी, हार्ड खा गए, फेफड़े खा गए। और जब घर वालों को सुबह पता चला तो फिर वही फॉरेस्ट वाले वहां पहुंचे, राजस्व विभाग पहुंचा, सारे लोग वहां पहुंचे, परंतु इसका
जो गुलदार था उसको इधर का गुलदार मानकर इस सब का पोस्टमार्टम कर दिया गया और यहाँ अब पिंजरे जो ब्रह्म बचोड़ी वाले पिंजरे थे वो यहाँ शिफ्ट कर दिए गए। फिर वही, क्योंकि कोई इस प्रकार का इनके साथ इस सोच का आदमी नहीं था कि ये सारे गुलदार जो हैं या जो सारी घटनाएं, जितनी घटनाएं हो रही है वो एक ही गुलदार की है, ऐसे मानने को ये तैयार नहीं थे। और किसी भी शव का ये बहुत बारीकी से निरीक्षण नहीं कर रहे थे या उसको देख नहीं पा रहे थे कि खाने का पैटर्न एक है, उसके कैनाइलों के दो छेद हुए हैं वो एक होंगे, हर प्रकार से। वैसे तो ऐसा होना चाहिए था। आजकल हम जब भी किसी इस प्रकार के ऑपरेशन पे जाते हैं तो हम उन्हें बताते हैं कि एक कान साफ करने का जो बट है, जब आपको किसी गुलदार द्वारा मारी गई डेड बॉडी है तो जहाँ उसके गले पर उसके दांतों के निशान है उसके अगल बगल इस बट में ले लो ना, उसको उसको बट घुमा के उसमें उसके कम से कम डीएनए के लिए तो कुछ आ जाएगा। और उसको जब आप लैब में भेजेंगे और एक किल का या दूसरे किल का या गुलदार मारा गया तो गुलदार का डीएनए टेस्ट के लिए वो सबसे बड़ा एक सबूत है। उसे पता चल जाएगा कि क्या वास्तव में उसी गुलदार ने इस आदमी को मारा है या जो गुलदार मरा है, या दोनों जो किल किए हैं ये एक ही गुलदार के हैं। परंतु इस प्रकार की उस समय सोच भी नहीं थी। उस प्रकार के अभी भी ये सोच हम जब बहुत आरो लोगों को बता रहे हैं तो तब ये लोग इस प्रकार की कार्रवाई अब कर रहे हैं। परंतु पहले इस प्रकार का कुछ वो नहीं था, कोई इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होती थी। और शायद इनकी तरफ से ये लग रहा था कि ये घटना ब्रह्म बचूड़ी के बाद इस गुलदार ने लगभग 5 माह बाद की है, जबकि तुरगोली वाली घटना भी इसी गुलदार के द्वारा की गई थी, परंतु उससे इन लोगों को विश्वास नहीं था। हाँ, ये जरूर था कि तुरगोली का जो स्टाफ उस समय वहाँ वर्क कर रहा था, यानी वो भी स्टाफ भी अब अटल गांव की साइड शिफ्ट कर दिया गया ताकि ये गुलदार कम से कम कोई गुलदार तो पिंजरे पे आए। तो दोस्तों जो ये रिज दिख रही है इसके पीछे वाला पोर्शन में आपको पहले दिखा चुका हूँ, सियालवे वाला। और उसके बाद इस गुलदार का जो दूसरा अटैक वाला पोर्शन था वो ये वाला पोर्शन था। वो जो बीच में रिज दिखाई दे रही है उस रिज के पली तरफ वाला भाग एक और ये दूसरा भाग इस साइड है। जब ये गुलदार अटैक के लिए इस पोर्शन पे आता था उस समय वो यहीं इसका आवास होता था और 5-6 घटना करने के बाद ये तब अपना स्थान बदलता था। यानी आप वो दूर तक जो आपको दिखाई दे रहे हैं जो गांव हल्के, क्योंकि सूरज की रोशनी है जो हमारे ठीक ऊपर उस साइड अंधेरा हो चुका है, तो उस साइड वाले जो गांव हैं वो गांव आपको दिखाई दे रहे हैं। ये इस गुलदार का दूसरे साइड का अटैक है, ये वाले गांव। और यहाँ पे वर्तमान समय में उत्तराखंड के धराली, पौड़ी, बहुत सारे जगह बादल फटने, ग्लेशियर टूटने के कारण बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सबसे पहले इस घटनाक्रम को शुरू करने से पहले उन दिवंगत आत्माओं को हम दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जो घटना इस गुलदार द्वारा अटल गांव में की गई थी वो था 24 नवंबर, और इस घटना के ठीक 18 दिन बाद यह गुलदार फिर अपने जो पुरानी घटना वाली जगह थी यानी तुरगोली तुरगोली पहुंच गया। और उस दिन जो तारीख थी वो भी बहुत एक बेमिसाल तारीख थी जो कई वर्षों के बाद आएगी, और वो थी 12 दिसंबर 2012, यानी 12-12-12। शाम का समय था। लोग पहली घटना से डरे हुए तो थे, परंतु इसके बाद एक घटना अटल गांव हो चुकी थी और उतने ज़्यादा लोग, क्योंकि इसके बीच में लगभग 1 माह 20 दिन का समय
गुजर चुका था। फिर भी मेन ये था कि इस क्षेत्र पे कोई नया गुलदार सक्रिय हुआ है और वन विभाग के जो पिंजरे लगे थे उस पे अभी तक कोई भी गुलदार प्रेस नहीं हुआ था। दोस्तों, इसी तुरगोली को मैंने आप बताया था कि यह बहुत बड़ा एक गांव था, परंतु इसमें गांव बड़े जनसंख्या के हिसाब से नहीं बल्कि इसके फैलाव के हिसाब पे था। इसमें एक धार, दो धार, तीन धार, ऐसी अनेक जो धाराएं एक प्रकार से जो रिज थी, उन रिजों की पे गांव बसा हुआ था और एक रिज से दूसरे रिज की दूरी बहुत ज्यादा थी। इसलिए इनको इसका हेलमेट या तोप भी कहा जा सकता था। इन्हीं एक हेलमेट में रोड से नजदीकी मानसिंह का परिवार रहता था। मानसिंह उत्तराखंड के और लोगों की तरह ही खेती करता, पशुपालन करता और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उस दिन यह शाम के समय अपने गाय भैंसों को जंगल से लाने के बाद इसने बांधे और क्योंकि ये महीना मंगशीर का था और इस समय इस स्थान पे पूजाएं ज्यादा होती है। जो भी पर्वतीय क्षेत्र में है या तो श्रावण या मंगशीर के महीने ही ज्यादा जो यहाँ के देवी देवता है उनकी पूजा ज्यादा होती है और पूजा में जो उनमें बलि प्रथा है अभी तक। शाम के समय उसी गांव में दूसरे तोक में एक पूजा का आयोजन था और मानसिंह उस पूजा के प्रीति भोज हेतु उस तोक में चले गया। गांव तुरगोली था, तोक अलग था और लगभग 9 साढ़े 9 बजे खाना खाने के बाद और जब बकरे का मांस वहां था, शराब होनी स्वतः ही थी। अतः खाना खाने के बाद धीरे धीरे सब लोग अपने घरों को चल दिए। मानसिंह भी हाथ में टॉर्च डंडा लिए हुए आराम से अपने घर की ओर चल रहा था। नीचे से इसका घर रोड के ही नजदीक था, इसलिए यह पैदल मार्ग से सड़क पे आया और सड़क पे आने के बाद उसे ये पता था कि जो पैदल मार्ग है, पैदल मार्ग पे लपट का डर हो सकता है, परंतु जब बाई रूट वो चलेगा तो बाई रूट में क्योंकि छुपाव कम रहता है, इसलिए यहाँ पे जो है वो लपट का डर कम होगा। अब उसे रोडी रोड लगभग 200-250 मीटर चलना था, इसलिए वो बड़े बड़े कदम रखते हुए जल्दी से अपना घर पहुंचना चाहता था। भाई उस गुलदार का था जो इससे पहले घटनाएं कर चुका था। दोस्तों, शायद ये चलती फिरती मौत फिर 18 दिन बाद इस गांव के जंगल में पहुंच गई और वह टोह ले रही थी उन रास्तों का जिन रास्तों से लोग रोड के उन रास्तों का जिन रास्तों से लोग अपने घरों को जाते हैं। दूर से उसने एक आदमी और उसकी टॉर्च बलती हुई देखी तो गुलदार समझ गया कि आज उसका कोई नया शिकार आ चुका है। पाँव के लड़खड़ाने से शायद यह लोगों को पहचान रहा था या उनके बोलने से ये लोगों को पहचान जा रहा था। अतः वो समझ गया कि शायद जो मेरा शिकार है, ये जिस चीज़ की मुझे आवश्यकता है वो इसने ले रखी है। अतः
रोड के ऊपर ही से वो चलता हुआ, घिसटते हुए चलता रहा और मानसिंह सड़क ही सड़क आराम से चलता रहा। जहाँ पे गुलदार को मौका मिला, उसने रोड के ऊपर से छलांग लगा के मानसिंह को सड़क में ही दबोच लिया और घिसटते हुए रोड के नीचे जो स्कबर था वहां तक ये उसको ले गया। फिर अपने खाने के पैटर्न के हिसाब से उसने इससे खाया और उसके बाद गुलदार वहां से चल दिया। घर वाले ये सोच रहे थे शायद खाने में देर हो गई होगी, 10 बजे, 11 बजे, 12 बज गए, और उन्होंने सोचा शायद गुलदार का भय है आजकल, इसलिए शायद वहीं रुक गए होंगे और उसके बाद सुबह हो गई। जब सुबह जो लोग सामान के लिए अपने और वस्तुओं के लिए जो लोग बाजार जा रहे थे या जो स्कूल के बच्चे जो दूर, जिनकी स्कूल दूर थी, वो गाड़ी से स्कूल जाते थे। जब वो लोग ऊपर सड़क पे पहुंचे तो उनको सड़क पे बहुत सारा ब्लड गिरा हुआ दिखा। इसकी सूचना गांव पहुंची और गांव वालों ने, सारे लोग वहां पहुंचे। पहले तो मिसिंग की थी कि कौन आदमी घर नहीं पहुंचा, और उसके बाद पता चला कि मानसिंह रात को घर नहीं पहुंचा, और तुरंत उसकी ढूंढ की गई और उसके बाद इस कब्र के नीचे उसका शव प्राप्त हुआ। फॉरेस्ट विभाग और राजस्व विभाग पहुंचे। पंचनामा के बाद इस शव को पोस्टमार्टम करा के शव को जला दिया गया। और दोस्तों, ये तुरगोली की दूसरी घटना थी। अब ये था कि अटल गांव वाला जो आदमखोर है वो दूसरा है और तुरगोली वाला दूसरा, क्योंकि 1 माह 20 दिन बाद तुरगोली पे दोबारा घटना होने से संभवतः ये लग रहा था कि ये गुलदार यही है और इसने यही वारदात की। और जो अटल गांव वाला गुलदार जिसने बीच में घटना की थी, वो वाला गुलदार जिसने इससे पहले सिमार, संखेत और नीचे बमन, बचूड़ी में जो घटना की, वो वाला गुलदार दूसरा है। इसी को लगा के अब ये था फॉरेस्ट वालों को कि कम से कम जो उनके दल थे वो दो दल आपस में काम कर रहे थे। एक अटल गांव था और दूसरा दल उनका तुरगोली में परमानेंट रेखी के लिए रख दिया गया था। ये दल उसके ट्रेसों को, गुलदार के ट्रेसों को उनके रास्तों पे पैड बना के खोजने की तैयारी कर रहा था, परंतु उसे सफलता नहीं मिल रही थी। और ये भी था कि जो पिंजरे जो लगा हुआ था, उस पिंजरे पे गुलदार फंसने की संभावना ज़्यादा थी, क्योंकि इस क्षेत्र में गुलदारों की आवत और गुलदारों की जो संख्या थी वो ठीक ठाक थी। दोस्तों, 18 दिसंबर को एक मादा गुलदार इस केस पे फंस गई और सारे लोग खुश हो गए कि तुरगोली वाला जो गुलदार था वो फंस गया है। इसे वहाँ से रेंज कार्यालय डीडी हाट, और डीडी हाट के बाद उसको जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है पिथौरागढ़ पहुंचा दिया गया। लोगों में एक खुशी थी कि चलो तुलगोली वाला जो गुलदार है वो फंस गया है। और दोस्तों, धीरे धीरे अब समय गुजरता गया। अब सबका ध्यान केवल उस गुलदार पे था जो पल्ली साइड पे, यानी शालवे, और उस साइड जो वारदात कर रहा है उस गुलदार पे सबका ध्यान उस ओर था। दोस्तों, मेन लोग समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो ये गुलदार था वो जाड़ों के समय पे इस पोर्शन को पहले से यूज करता होगा। तुरगोली वाला ये पूर्वी ढाल पे था, यानी जब सुबह सूरज की रोशनी पड़ती होगी तो तुरगोली पे सूरज की रोशनी पहली पड़ती होगी, और उस समय ये चीड़ वाला जंगल था और ये गर्म रहता होगा। बाकी जो और इसके जो कार्य क्षेत्र थे वो पश्चिमी ढाल पे थे। पश्चिमी ढाल का मतलब है जब सूरज
शाम के समय छिपने को होता है, तब इसकी रोशनी उस साइड पड़ती है। उस समय सूरज की रोशनी बहुत धीमी पड़ती है, अतः ये इलाके बांस के जंगलों से भरे हुए थे और यहाँ बर्फ भी गिरती थी। अक्सर देखा गया है कि बीच में अटल गांव वाली घटना के लिए ये गुलदार यहाँ से निकला था, परंतु अक्सर ये जिस समय जाड़ों का मौसम था, उस समय इस क्षेत्र पे ये कम घटना कर रहा था, बल्कि ये जो तुरगोली वाला जो क्षेत्र है, यहाँ इसके रहने का पहले से अपना आवास होगा, इसी के क्षेत्र का या इसी के इलाके का यह क्षेत्र होगा, इसलिए इसको यहाँ के बारे में भी पूरा पता था और कहाँ से इसको यहाँ निकलना है उसके बारे में भी ये पूरी तरह जानता था। आप ये समझ लो, अटल गांव से और तुरगोली इतनी लंबी दूरी इसने बिना रास्ते के या बिना बिना अपने ज्ञान के तय नहीं की होगी। ये इसके पूर्व का ही क्षेत्र रहा होगा, इसीलिए ये वहां से घटना करने के बाद अटल गांव के घटना करने के बाद फिर ये तुरगोली पहुंचा था। परंतु अब तुरगोली में फिलहाल जो फीमेल गुलदार थी वो कैद हो चुकी थी और लोग यहाँ शांत हो गए थे कि हमारा जो गुलदार था जिसने यहाँ घटनाएं की, 2 घटनाएं, और वो पिंजरे पे चले गया है। दोस्तों, 2012 समाप्त हो चुका था और इस गुलदार ने 2012 में डीडी हार्ट को 8 दंश दिए थे, यानी इसने 2012 में 8 लोगों का शिकार किया था। एक प्रकार से देखा जाए, इस गुलदार द्वारा 8 परिवारों के चूल्हे बुझा दिए गए थे, क्योंकि जितने लोग थे सब 26 से और 50 साल के बीच के लोग थे, यानी लोग अपने परिवारों की आमदनी के साधन थे या वे अपनी रोजी रोटी, चाहे वो मजदूरी करे चाहे कुछ भी करे, अपना घर का चूल्हा वो जला रहे थे। परंतु इस गुलदार ने 8 परिवारों का चूल्हा बुझा दिया था। अब नया साल 2013 आरंभ हो चुका था। दोस्तों, 2013 जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च गया और इस प्रकार धीरे धीरे अक्टूबर चले गया, यानी इस गुलदार की घटना को किए हुए 10 माह से ज़्यादा का समय बीत गया था। अब लोग कन्फर्म ये हो चुके थे कि जो बाघ या जो गुलदार तुरगोली में पिंजरे पे फंसा, वही गुलदार आदमखोर था। परंतु तुरगोली वाला जो गुलदार था उसकी एज केवल 5-6 साल थी और वो फीमेल गुलदार थी। क्या फीमेल गुलदार इतने दूर तक जा सकती है या इतने लोगों का शिकार कर सकती है? हाँ, यदि वो नज़दीक वाला एरिया होता, 5 किलोमीटर रेडियस का एरिया होता, तो ये संभव था, परंतु ये दूरी तो लगभग 20 किलोमीटर रेडियस की थी। जो लोग गुलदार के व्यवहार को समझते थे, उन्हें ये विश्वास नहीं था कि वास्तव में ये गुलदार वही है। यदि उस समय भी इन लोगों के पास, फॉरेस्ट के पास कुछ इस प्रकार के चीज़ें वो प्रयोग में नहीं ला रहे थे कि जिससे उन्हें पता चल सके कि वास्तव में ये गुलदार वही है या नहीं है। जब भी हम किसी ऑपरेशन पे जाते हैं तो हम उस रेंज ऑफिसर को बताते हैं कि आप लोग जब कोई किल होता है तो जो कान साफ करने की जो बट है, उस बट से उस बॉडी में जहाँ पे गुलदार ने दांत मारे हैं, तो वहाँ पे उसकी लार निकली होगी, उसको आप इस बट पे लेके और उसको किसी बंद डिब्बी में बंद कर लें और उसके बाद वो जितनी घटनाएं करता है, इस प्रकार से उसके लार को लेकर जब वो मारा जाता है
या वो कैद होता है तो उसका डीएनए टेस्ट कराया जा सकता है कि वास्तव में इसी गुलदार ने घटना की या नहीं की, परंतु इस प्रकार की कोई कार्रवाई वहां नहीं की गई थी। इसलिए ये पता नहीं चल पा रहा था कि फीमेल गुलदार ही आदमखोर थी या कोई दूसरा। दोस्तों, धीरे धीरे नवंबर शुरू हो गया। अब नवंबर की पहली तारीख गई और 2013 नवंबर की 2 तारीख आ गई। इस दिन इस गांव का गुलाब सिंह नीचे कुछ सामान के लिए डीडी हाट गया था। डीडी हाट से आते आते उसे देर हो गई। अब उसे थल पहुंचना था। थल के बाद रोड से गाड़ी पकड़ के वो तुरगोली पहुंचता। तो उसने सोचा क्यों ना घोरपाटा के बगल से, जो सांता के ठीक सामने वाले पोर्शन से एक रास्ता जो सीधा जंगल से होके जाता था तुरगोली के लिए, उसने उस रास्ते का उपयोग किया। अंधेरा होने वाला था और गुलदार का भय अब नहीं था, क्योंकि गुलदार को पिंजरे पे जाए हुए 11 महीने हो गए थे और 11 महीने से कोई घटनाक्रम इस क्षेत्र में नहीं हो रहा था। इसलिए 1 साल की घटना को लोग अब एक प्रकार से भूल चुके थे। दोस्तों, इसके अपने जो आवश्यक सामान था वो अपने पीठ पे लाद के ये जल्दी जल्दी अपना घर पहुंचना चाहता था। साथी भी थे कुछ। डीडी हाट मार्केट में इन लोगों ने खाने के साथ कुछ शराब वहाँ पी थी और कुछ लोग रास्ते में बैठ के इन्होंने उसको लिया और उसके बाद अपने जोर जोर से बातें करते हुए, मस्ती में झूमते हुए ये अपने गांव तुरगोली के लिए चल दिए। जब ये तुरगोली पहुंचे तो फिर वही अपना अपना रास्ता इन्होंने लिया, और क्योंकि उन्हें ये पता नहीं था कि ये गुलदार जो है इनका पीछा कर रहा है। गुलदार इनके पीछे चलते चलते लगभग 3 किलोमीटर तक इनके पीछे चलता रहा और वो इनको अलग होने का इंतजार करता रहा। और जब ये लोग अलग अलग हुए तो उसने मान सिंह को वहीं पर पकड़ लिया और उसके बाद जो कार्रवाई हमेशा करता है अपने खाने के पैटर्न के हिसाब से, उसने गुलाब सिंह को खाया। जब गुलाब सिंह घर नहीं पहुंचा तो उसके साथियों ने उसे ढूंढा तो उन्हें उसका अधखाया शव प्राप्त हुआ। और दोस्तों, ये तुरगोली की तीसरी घटना थी, अब जो 11 महीने बाद हुई थी। सोचने वाली बात थी, यदि वो फीमेल आदमखोर थी तो फिर ये आदमखोर जिसके खाने के पैटर्न के हिसाब से कभी किसी ने इसको सोचा नहीं, न कभी इसकी ओर विशेष ध्यान दिया, और ये मेल गुलदार था, न इसके ट्रेस कभी लिए गए, और ये फिर तुरगोली पहुंच चुका था। यानी जो आदमखोर मुख्य था या जो मेन आदमखोर था वो अभी जिंदा था। तब वन विभाग और राजस्व वाले तुरगोली पहुंचे और फिर तुरगोली की घटना के बाद लोगों में एक हवा फैल गई कि अभी तक आदमखोर जिंदा है। और दोस्तों, एक विशेष बात मैं आपको बताऊं, वे आदमखोर सबसे ज्यादा चालाक और सक्रिय होते हैं, बहुत लंबे टाइम तक सक्रिय होते हैं, जो इस प्रकार 4 महीने, 11 महीने, 3 महीने चुपचाप रहते हैं। क्योंकि जब पहले तुरगोली पे जो घटना हुई थी उस समय भी इसको मारने के परमिट जारी हो गए थे, परंतु ये 11 महीने चुप हो गया। तो परमिट तो 1 महीने का होता है, इसलिए वन विभाग ने कोई शिकारी तैनात नहीं किए। जब ब्रह्म बचूड़ी वाला पे इसने घटना की थी उस समय भी फॉरेस्ट विभाग को इसको मारने के आदेश जारी हो गए थे, परंतु उस समय ये फिर 4 महीने चुप रह गया। तो परमिट
1 महीने का अपना आप ही निरस्त हो गया। उस समय भी फॉरेस्ट वाले किसी शिकारी को इस पे नहीं बुला सके। और जब कोई घटना फिर दोबारा होती है तो इसके परमिट के लिए पूरी कार्रवाई एक बार फिर दोबारा करनी पड़ती है, इसलिए इसमें देरी हो रही थी। अब ये घटना जब हुई तो फिर सारे लोग सक्रिय हो गए, इसके लिए परमिट भी जारी हो गया और जो स्थानीय लोग थे शायद वो भी सक्रिय थे। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इसने जितनी घटनाएं की, केवल एक ही प्रकृति के लोगों की इसने अभी तक 9 शिकार कर दी। क्या इन रोडों पे, इन रास्तों पे वे लोग नहीं चल रहे होंगे जो बिना पिए हुए होंगे? इसने किसी बिना पिए हुए किसी भी व्यक्ति पर आक्रमण नहीं किया और ना इसने किसी ऐसे व्यक्ति को मारा जिसने शराब नहीं पी रखी थी। मेन सोचने की बात दूसरी ये थी कि ये अभी तक किसी के घर पे नहीं गया था। न ही किसने किसी बच्चे को मारा, न ही किसी महिला को मारा और न किसी रात चलते हुए बिना शराब पिए हुए व्यक्ति को मारा। ये बहुत बड़ी सोचने की बात थी। परंतु उस समय इस प्रकार की सोच वाला कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में था ही नहीं और न लोगों ने इस ओर ज्यादा ध्यान दिया। लोग ये कह रहे थे, अरे यार शराब पिया होगा, रास्ते में गिरा होगा और उसको गुलदार ने मार दिया। उस बातों को बहुत नॉर्मली लिया जा रहा था। परंतु उसकी घटनाओं को देखते हुए प्रशासन और वन विभाग अब सतर्क हो चुका था। उन्हें मालूम था कि जो ये घटनाएं हो रही हैं ये कभी न कभी विस्फोट का रूप लेगी जरूर। और इसीलिए अब वन विभाग ज्यादा सतर्क और सक्रिय हो चुका था। दोस्तों, नवंबर के बाद ये गुलदार फिर इतना चालाक था, क्योंकि नवंबर जाड़ों का टाइम था। इस समय ये तुरगोली पे पहुंच गया। परंतु जब उसने देखा कि तुरगोली पे ज्यादा मूवमेंट हो रहा है तो ये इसने अपनी घटनाएं जो थी, जो घटनाक्रम ये कर रहा था, ये इसने बंद कर दिया। अब जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च गया, अप्रैल गया, अब गर्मियों के दिन शुरू हो गए थे और जून का महीना शुरू हो गया था। यानी अब ये उस इलाके को छोड़कर, क्योंकि वो इलाका बहुत गर्म हो जाएगा, अब इसको बांझ वाले जंगल वाला जो इसका पुराना क्षेत्र था वहां के लिए इसको मूवमेंट करना था। अतः ये वहां से निकला और अब ये पहुंच गया था साता। साता ठीक इसके सामने जो रोड थल से डिडीहाट जा रही है उस पे है। और ये घनघोर जंगल है, इस पे चारों ओर बांस का जंगल है और ये एरिया बहुत ठंडा है। साता 8 जून 2014, यानी 13 पूरा हो गया, अब 2014 शुरू हो गया था। 8 जून को जिस प्रकार ठीक संखेत में जंगल में जो मंदिर था उसमें पूजा हो रही थी, साता में भी ठीक उसी प्रकार की कार्रवाई 8 तारीख जून 2014 को हो रही थी। उस दिन यहाँ पे जो जंगल का मंदिर था उसमें पूजा थी और वही पूजा में बकरा कटना था और बहुत सारे लोग जो पुरुष ही केवल इस प्रकार की पूजाओं में प्रतिभाग करते हैं वहाँ पूजा में गए थे। वहीं खाना बना, बकरा कटा और धीरे धीरे शाम के समय जो प्रीति भोज है वो जंगल में ही हुआ और मांस के साथ शराब भी वहाँ पे परोसी गई। अतः धीरे धीरे लोग अपने घरों की ओर चल दिए। साता गांव का जमन सिंह भी इस पूजा में था। लोग धीरे धीरे खा के चल रहे थे और
अब इनका नंबर पड़ा, इन्होंने भी प्रसाद लिया और वही भोजन किया, उसके साथ शराब पी। कुछ पहले पिए हुए थे और कुछ शराब वहाँ से मिलती है और कुछ लोग अपना इंतज़ाम पहले कर लेते हैं, क्योंकि जंगल की पूजा में एक तो लोगों के साथ, दूसरा मांस और तीसरा शराब। ये एक पहाड़ी भोजन की एक विशेषता हो जाती है कि जब कोई मांस हो तो उसके साथ शराब बहुत ज़रूरी होती है। तो कुछ लोग अपना बंदोबस्त करके भी ले गए थे और जब पी गई तो जमन सिंह को नशा ज़्यादा हो गया। उसके बाद क्योंकि अंधेरा हो चुका था तो धीरे-धीरे लोग अपने-अपने घरों की ओर चल दिए और मैं आपको बता दूँ, इसका जो भी रास्ता था वो सारे बाँस के जंगलों से पटा हुआ था। अतः अंधेरा होने से पहले लोग घर पहुंचना चाहते थे, परंतु देर होने के कारण लोग झुंडों में धीरे-धीरे अपने गाँव की ओर चल दिए। क्योंकि घटना को बहुत लंबा टाइम हो चुका था, 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया था, फिर लोग धीरे-धीरे इसे भूलने लगे थे। जमन सिंह भी उस दिन ज़्यादा नशा होने के कारण लड़खड़ाते हुए पहले लोगों के साथ और उसके बाद ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाते हुए, बोलते हुए, कहीं गाना गाते हुए अपने गाँव की ओर चल दिया। उसे ये मालूम नहीं था कि आज वो आदमखोर, वो चलती-फिरती मौत हमारे गाँव के बहुत नज़दीक है। नज़दीक ना भी हो, मैंने इसको रीड किया कि ये किसी भी शराब पिए हुए व्यक्ति की आवाज़ को लगभग 2 किलोमीटर दूर से पहचान लेता था। उसकी टंग में क्या अंतर है, वो किस प्रकार बोल रहा है और वैसे भी 2 साल से कंटिन्यूस इस क्षेत्र पर सक्रिय रहने वाला जो गुलदार था, वो प्रत्येक पीने वाले की आवाज़, उसके चलने का ढंग, वो सब चीज़ वो रीड कर चुका था। यानी वो अब पूरी तरह से प्रशिक्षित आदमखोर बन चुका था, जो किसी भी प्रकार से ऐसी गलती नहीं कर सकता था कि वो ऐसे आदमी को मार दे जिसने शराब नहीं पिया हो। वो शराब पीने वालों की प्रत्येक आदत, प्रत्येक रोटेशन, प्रत्येक टंग, आवाज़ की टंग, उनके चलने का, उनके पाँव की किस प्रकार वो लड़खड़ाते हैं, इसको पूरी तरह वो अब पहचान चुका था। अतः वो जमन सिंह को भी पहचान गया कि आज मुझे एक नया शिकार और मिल गया है। और दोस्तों, घर पहुंचने से पहले उसने रास्ते में जमन सिंह को मार डाला। खाने का पैटर्न फिर वही और उसके बाद वन विभाग और राजस्व को सुबह सूचना दी गई। पोस्टमार्टम के बाद जमन सिंह को की शव को भी जला दिया गया। वन विभाग के पास अब एक नई चुनौती स्टार्ट हो गई थी कि ये आदमखोर फिर सक्रिय हो चुका है और अब ये जो इसका कार्यक्षेत्र है, वो कार्यक्षेत्र अब जंग जो बाँझ वाले जंगल के जो क्षेत्र हैं, यानी बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में ये अब पहुँचने वाला है। इसलिए अब डिस्ट्रिक्ट से बाहर के शिकारियों की तलाश की जाने लगी कि कौन-कौन से शिकारी कहाँ है और उन्हें अब बुलाने की बारी हो गई थी और आदमखोर को मारने के लिए परमिट जारी कर दिए गए थे। तो दोस्तों तुरगोली ये वाला पोर्शन रहा और ये गुलदार यहाँ से 1 महीने कुछ दिन बाद यहाँ से चल के पूरे इसमें, और ये वाला जो है अटल गांव है, ये यहाँ आके वारदात करता है। तो आप लगा लो मैप पे ही ये इतनी दूर है यहाँ तक। यदि हम इसकी दूरी देखें तो लगभग 50 किलोमीटर ये दूरी है और ये गुलदार यहाँ आकर वारदात करता है। तो एक बहुत अजमस का जैसा लग रहा था कि वास्तव में ये एक ही गुलदार है या दूसरा है। देखें ये है तुरगोली। यदि हम इसको खोलें तो ये आपको दिखाई दे रहा है
तुरगोली। तो आप इसके बीच की दूरियां जो रोड तो ये था इसका तीसरा भाग, क्योंकि मैं लग रहा है कि बहुत लंबा ये चल रहा है, इसलिए दोस्तों आज इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपको ये भाग इसका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने नए दोस्तों को शेयर करें, नए वाल जो भी इसको देखे वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और फिर मिलते हैं दोस्तों इसके चौथे भाग पर। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।